हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज गुलाफशा और आप सभी देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल चैनल टीयू एजुकेशन क्लब। आई होप आप सभी ठीक होंगे और अपनी अपनी स्टडी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। जैसे कि आप सभी ने थंबनेल पर ही देख लिया होगा, आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वो सेमेस्टर 1 की होने वाली है। और सेमेस्टर 1 की जो आपकी बुक है EVS की एनवायरमेंटल साइंस थ्योरी इनटू प्रैक्टिसेस 1, हम इस वाली बुक को कवर कर रहे हैं जिसमें हम ऑलरेडी चैप्टर 3 तक सारी वीडियोस कवर कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक चैप्टर 3 तक सारी वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप जल्दी से चेकआउट कर लीजिए। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी पूरी प्लेलिस्ट का, तो आप वहां जाकर चेकआउट कर सकते हैं। और अगर अभी तक नहीं करी है तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप पास होना चाहते हो और अपने नंबर अच्छे गेन करना चाहते हैं तो आप जल्दी से उन्हें चेक कर लीजिए। आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वो चैप्टर नंबर 4 की होने वाली है, यानी आज हम चैप्टर नंबर 4 की स्टार्टिंग करेंगे। तो आप सभी जुड़े रहना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना, क्योंकि आज हमारे न्यू चैप्टर की स्टार्टिंग हो रही है और आज से हम न्यू चैप्टर यानी चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं। एंड अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको पूरे यूट्यूब पे मेरी वीडियो के अलावा और कहीं नहीं मिलेगा कि जो बुक से पढ़ाता हो। तो मैं बुक से पढ़ाती हूँ ताकि कोई भी कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं हो, और जो सोल द्वारा प्रोवाइड कराई जाती है मटेरियल वही मैं पढ़ाती हूँ, ताकि आपके पेपर से कोई भी पॉइंट छूटे ना और आप उस पॉइंट को कवर कर पाएँ, कोई भी पॉइंट आपके हाथों से रह ना जाए। इसीलिए मैं आपको बुक से पढ़ाती हूँ। तो आप जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए एंड मेरी वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। चलिए देखते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, आपकी जो बुक है उसका नाम है एनवायरमेंटल साइंस थ्योरी इनटू प्रैक्टिसेस 1, यानी पर्यावरणीय विज्ञान व्यवहार में सिद्धांत 1, जिसका हम सेमेस्टर 1 एंड ये सेमेस्टर 2 दोनों के लिए ही, अगर आप सेमेस्टर 1 में हैं तो भी आपके लिए बेनिफिट है, अगर आप सेमेस्टर 2 में हैं तो भी आपके लिए बेनिफिट वाली वीडियो होने वाली है। तो आप जल्दी से लाइक कर दीजिए। चलिए फिर स्टार्टिंग करते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 4 की। जैसे कि आप सभी देख सकते हैं, हमारा चैप्टर यानी इकाई 4 है और हमारा जो चैप्टर है इसका नाम है परिस्थितिकी तंत्र, प्रकार और सेवाएं। यानी हम परिस्थितिकी तंत्र के बारे में चर्चा करेंगे और इसके प्रकार कितने होते हैं और इसकी क्या क्या सेवाएं होती हैं इस बारे में हम चर्चा करेंगे। चलिए फिर बिना देरी करे हम चैप्टर की स्टार्टिंग करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। हम स्टार्टिंग जो करेंगे, हम करेंगे स्टार्टिंग परिचय से। चलिए फिर इसका परिचय देख लेते हैं। परिस्थितिकी तंत्र छोटे जल निकायों से लेकर महासागर तक होता है, यानी परिस्थितिकी तंत्र छोटे जल निकायों से लेकर महासागरों तक परिस्थितिकी तंत्र मौजूद होता है, जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियोस में भी देखा है। इसी तरह भूमि पर जंगल के एक टुकड़े से लेकर जंगल तक, यानी जंगल के एक छोटे टुकड़े से लेकर पूरे महाजंगल तक भी परिस्थितिकी तंत्र होता है। छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा हम परिस्थितिकी तंत्र देख सकते हैं। परिस्थितिकी तंत्र प्रकृति या मानव जनित हो सकता है, यानी परिस्थितिकी तंत्र जो होता है वो प्रकृति की भी तरफ से हो सकता है और मानव जनित यानी मानव द्वारा बनाया हुआ भी हो सकता है। मोटे तौर पर परिस्थितिकी तंत्र को स्थलीय और जलीय परिस्थितिकी तंत्र में वर्गीकृत किया जा सकता है। यानी अगर हम मोटे मोटे तौर पे करें तो परिस्थितिकी तंत्र को 2 भागों में बांट सकते हैं। एक तो होता है स्थलीय, एक होता है हमारा जलीय, यानी जल वाला परिस्थितिकी तंत्र और स्थल वाला यानी जमीन वाला परिस्थितिकी तंत्र, जिन्हें आगे कई प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है और फिर आगे चल के इन्हें और भी प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है। आई होप आपको थोड़ा सा परिचय समझ में आ गया होगा परिस्थितिकी तंत्र का। अब हम देखेंगे परिस्थितिकी तंत्र के प्रकार के क्या क्या प्रकार होते हैं, किस तरह से हम परिस्थितिकी तंत्र को देख सकते हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, मेनली परिस्थितिकी तंत्र 2 प्रकार का होता है। एक होता है स्थलीय परिस्थितिकी तंत्र, एक होता है जलीय परिस्थितिकी तंत्र। तो सबसे पहले हम देखेंगे स्थलीय परिस्थितिकी तंत्र के स्थलीय परिस्थितिकी तंत्र क्या होता है और इसमें कौन कौन से पॉइंट आते हैं, या फिर इसे भी हम किन किन भागों में बांट सकते हैं। चलिए इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन देख लेते हैं, यानी इसकी हेडिंग में आप क्या लिख सकते हैं। पृथ्वी पर विविध प्रकार के स्थलीय परिस्थितिकी तंत्र मौजूद हैं। जलवायु और विभिन्न प्रकार के सामान्य पौधों के, जैसे पेड़, झाड़ियां और घास आदि, दोनों विविधताओं में योगदान करते हैं। यानी देखिए, पृथ्वी पर बहुत सारे परिस्थितिकी तंत्र मौजूद हैं जो स्थान के ही हैं, यानी जमीन वाले ही परिस्थितिकी तंत्र हैं। जैसे कि पेड़ वाले हो गए, झाड़ियों वाले हो गए, घास वाले हो गए, तो अलग अलग तरीके से अलग अलग विविधताओं वाले परिस्थितिकी तंत्र देख सकते हैं। अब देखिए, परिस्थितिकी तंत्र को भी अलग अलग प्रकारों में बांटकर देख सकते हैं। जैसे कि पहला है हमारा वन परिस्थितिकी तंत्र। चलिए इसको देखते हैं। वन परिस्थितिकी तंत्र में मुख्य रूप से पौधे, जानवर और सूक्ष्मजीव और अन्य निर्जीव
पर्यावरण में समुदाय शामिल होते हैं, यानी पारिस्थितिकी तंत्र में जो वन वाले होते हैं उसमें मोस्टली पौधे, जानवर और सूक्ष्मजीव ये सभी मौजूद होते हैं जो सामूहिक रूप से पदार्थ और ऊर्जा का आदान प्रदान करते हैं। ठीक है, विभिन्न प्रकार के वनों की उपस्थिति एक दूसरे से बहुत भिन्न होती है और अलग अलग वनों भी पाए जाते हैं, यानी अलग अलग कैटेगरी के वन भी हम इसमें देख सकते हैं। प्रत्येक वन एक प्रकार का आवास बनाता है जिसमें जानवरों के एक समुदायों को उसमें रहने के लिए विशेष रूप से अनुकूलता मिलती है, यानी हर एक वन अलग प्रकार का आवास यानी अलग प्रकार का एनवायरनमेंट बनाता है और उसमें अलग अलग प्रकार के जानवर रह पाते हैं, क्योंकि हर जगह हर जानवर सरवाइव नहीं कर पाता। इसी वजह से हर जो वन होता है वो अपनी अपनी अलग अलग जो आवास होता है उसे बनाता है। वन पारिस्थितिकी तंत्र में अजैविक या निर्जीव घटक भी होते हैं जिसमें तापमान, वर्षा, स्थल आकृति, मिट्टी के गुण आदि जैसे कारक शामिल होते हैं। इन अजैविक कारकों की भिन्नता के कारण वनों के जैविक या अजैविक घटकों भी विभिन्न प्रकार के वनों में भिन्न होते हैं और इसी वजह से ये सभी जो हैं एक दूसरे से भिन्न हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे है अब हमारा मृदा के प्रकार के आधार पर भी वन अपने पादप समुदायों में विभिन्न होते हैं, यानी मृदा जो होती है, मिट्टी जो होती है, उसके आधार पर भी वन जो होते हैं वो अलग अलग कैटेगरी के होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें भारत में कितने प्रकार के वन होते हैं तो इसको देख लेते हैं। भारत में वनों को सामान्य तौर पर शंकुधारी वनों और चौड़ी पत्ती वाले वनों में वर्गीकृत किया जा सकता है, यानी भारत के जो वन हैं उन्हें शंकुधारी वनों और चौड़ी पत्ती वाले वनों में वर्गीकृत किया जा सकता है। इसके अलावा वनों को उनमें मौजूद वृक्ष प्रजातियों के अनुसार भी वर्गीकृत किया जा सकता है, यानी जो वृक्ष होते हैं, जो पेड़ होते हैं, उनकी प्रजाति के अनुसार भी उन्हें वर्गीकृत किया जा सकता है, पेड़ों को ही। ठीक है, आगे चलेंगे। आगे हम इसमें देखेंगे जिसमें सदाबहार, पर्णपातीय, जेरोफाइटिक या कांटेदार पेड़, मैंग्रोव आदि शामिल हैं। वनों का नाम आमतौर पर साल के जंगल या सागौन के जंगल जैसे पेड़ों की सबसे प्रचुर प्रजातियों के नाम पर रखा जाता है, यानी जो वन होते हैं उनका जो नामकरण किया जाता है या नाम जो रखा जाता है वो प्रजातियों के ऊपर रखा जाता है। जो सबसे पेड़ों की जो सबसे प्रमुख पेड़ होते हैं या सबसे पुराने पेड़ होते हैं उन्हीं के नाम पर पूरे जंगल का नाम रख दिया जाता है। कई मामलों में जंगल का नाम पहले 3 या 4 सबसे प्रमुख मात्रा में पाए जाने वाले वृक्ष प्रजाति के नाम पर भी रखा जा सकता है, यानी देखिए जंगलों का नाम इस बेस पे भी रख दिया जाता है कि जो सबसे ज़्यादा प्रमुख है या सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले हैं या उनकी मात्रा में ज़्यादा है तो उनके नाम पर भी उस जंगल का नाम रख दिया जाता है। अब हम देखेंगे शंकुधारी वन कौन कौन से होते हैं, चलिए देखते हैं। उच्च ऊंचाई वाले हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं में पाए जाने वाले ये पहाड़िए साल के कई महीनों तक बर्फ में ढके रहते हैं, यानी जो शंकुधारी वन होते हैं ये बर्फ में ढके हुए होते हैं और ये पहाड़ियों पे पाए जाते हैं। इन जंगलों में आमतौर पर नीचे की ओर झुकी हुई शाखाओं वाले ऊंचे पेड़ होते हैं, यानी ये जो पेड़ होते हैं इनकी जो शाखाएं होती हैं वो हमेशा नीचे की तरफ झुकी होती है ताकि शाखाओं पर बर्फ फिसल सके। और ये जो इस तरह से नीचे की साइड में झुके होते हैं वो इसीलिए झुके होते हैं ताकि जो शाखाएं होती हैं, जो उनके पत्ते होते हैं, वहां से बर्फ खिसक के नीचे गिर जाए, उन पर ना रुके। ठीक है, शंकुधारी वन में सुई जैसी पत्तियां वाले पेड़ होते हैं, यानी बहुत ज़्यादा कटीले वाले पेड़ हम शंकुधारी वनों में देख सकते हैं। उनके जो आपने अगर खजूर का पेड़ देखा होगा तो उसकी जो पत्तियां होती हैं ना वो नोक पे से बिल्कुल ऐसी होती हैं, बहुत तेज़ी से चुभती हैं। तो इसी तरीके से शंकुधारी वन में भी हमें ऐसे पेड़ देखने को मिलते हैं। चीड़ और देवदार के वृक्ष हिमालयों के शंकुधारी वनों में पाए जाते हैं और मोस्टली जो पाए जाते हैं वो चीड़ और देवदार के पेड़ हमें शंकुधारी वनों में पाए जाते हैं। ठीक है, शंकुधारी जंगलों में पाए जाने वाली पशु प्रजातियों में जंगली बकरी, भेड़ और हिमालय काले भालू शामिल हैं। इन जंगलों में जानवरों की कुछ दुर्लभ प्रजाति भी पाई जाती हैं जिसमें हिम तेंदुआ, हंगूल और हिमालय भूरे भालू शामिल हैं। ठीक है, ये सभी इसमें शामिल हैं जिसमें हम देख सकते हैं जो जंगली जानवर होते हैं, बकरी हो गई, भेड़ हो गई, हिमालय काले भालू हो गए, हिम तेंदुआ हो गए, ये सभी हमें शंकुधारी वनों में देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब हम आगे चलेंगे। आगे और किस प्रकार के हम भारत में वन देख सकते हैं तो नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं चौड़ी पत्ती वाले वन। चौड़ी पत्ती वाले वन देख लेते हैं जिन्हें सदाबहार वनों, पर्णपातीय वनों, कांटेदार वनों और मैंग्रोव वनों में वर्गीकृत किया गया है। यानी देखिए जो चौड़ी पत्ती वाले वन होते हैं उन्हें सदाबहार वन, पर्णपातीय वन,
कांटेदार वन और मैंग्रोव वन में वर्गीकृत किया जाता है। सदाबहार वन पश्चिमी घाट, उत्तरी पूर्वी भारत और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। और जो सदाबहार वन होते हैं वो पश्चिमी घाट पर और उत्तरी पश्चिमी भारत में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर पाए जाते हैं। इन क्षेत्रों में लंबी मानसून अवधि के दौरान उच्च मात्रा में वर्षा होती है। दक्षिण भारत के सदाबहार जंगलों में 2 बार मानसून वर्षा प्राप्त होते हैं और इसी वजह से इन्हें सदाबहार वन कहा जाता है, क्योंकि यहाँ 2 बार वर्षा होती है, जिसकी कारण से यहाँ कभी भी पत्ते जो हैं वो झड़ते नहीं हैं, वो हमेशा खिले रहते हैं, हमेशा पेड़ों पे पत्ते रहते हैं। इसी वजह से इन्हें सदाबहार वन कहा जाता है। ठीक है, पर्णपातीय वन के वृक्ष कुछ समय के लिए पत्ती रहित हो जाते हैं। यही कारण है कि सदाबहार वन वर्ष भर हरे भरे दिखाई देते हैं। और कुछ जो पर्णपातीय वन होते हैं वो कुछ टाइम के लिए बिल्कुल पत्ती रहित, यानी कोई भी पत्ती नहीं रहती, सारी पत्तियां झड़ जाती हैं, ऐसे भी हो जाते हैं पर्णपातीय वन। और यही कारण है जो सदाबहार वन होते हैं वो हमेशा हरे भरे रहते हैं, उनके कभी भी पत्ते पूरी तरीके से नहीं झड़ते। सदाबहार वनों में घनी छतरी होती है, क्योंकि बड़ी संख्या में पेड़ एक दूसरे से सटे हुए होते हैं। और सदाबहार वन जो होते हैं वो पूरी तरीके से ऊपर से ढके हुए होते हैं, क्योंकि बड़ी मात्रा में वो एक दूसरे से सटे हुए होते हैं। ठीक है, सदाबहार वन में प्रजातियों की समृद्धि सबसे अधिक होती है, क्योंकि यहाँ जो सूखा है वो कभी नहीं पड़ता, इसी वजह से यहाँ प्रजातियां भी अलग अलग पाई जाती हैं। स्तनधारियों, सरीसृपों और कीड़ों की उच्च विविधता इन वनों के अनुकूल पाई जाती है। यानी जो सदाबहार वन होते हैं उनमें स्तनधारी और सरीसृप और जो कीड़े वगैरह होते हैं वो उच्च मात्रा में देखने को मिलते हैं, यानी बड़ी संख्या में हम इन्हें देख सकते हैं। उत्तरी पूर्वी भारत के सदाबहार जंगल, पश्चिमी घाट और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाए जाने वाले कुछ जानवरों में बाघ, तेंदुआ, सांभर, मालाबार, चितकबरे, सिंगबिल और पेड़ के मेंढक शामिल हैं। सदाबहार जंगलों में सिंगपी, होंग और लायन, मकाक जैसे दुर्लभ जानवर भी पाए जाते हैं। और यहाँ हम दुर्लभ प्रजातियों को भी देख सकते हैं जो सदाबहार वन होते हैं उनके अंतर्गत। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जो भारत में पाए जाते हैं वो है हमारे पर्णपातीय वन। अब हम देखेंगे पर्णपातीय वन कौन से होते हैं। मानसून के समय में मध्य वर्षा होती है। आंतरिक उच्च भूमि वाले क्षेत्रों में दक्कन प्रायद्वीपों में पर्णपातीय वन पाए जाते हैं। और जो पर्णपातीय वन होते हैं वो मोस्टली दक्कन प्रायद्वीप में पाए जाते हैं। एक विशिष्ट मौसम में इन वनों के वृक्ष अपने पत्ते गिरा देते हैं, यानी एक विशिष्ट मौसम होता है, एक ही मौसम ऐसा आता है जिसमें ये सारे ही पत्ते जो हैं अपने गिरा देते हैं और बिल्कुल झाड़ जैसे बन जाते हैं, मतलब कोई भी पत्ता नहीं रहता किसी भी पेड़ पर। मानसून की शुरुआत में वह अपने पत्ते वापस प्राप्त कर लेते हैं। इन वनों का स्वरूप मौसम के साथ बदलता रहता है, यानी ये जो पर्णपातीय वन होते हैं इनका जो स्वरूप है वो मौसम के अनुसार चेंज हो जाता है। इन वनों में घनी झाड़ियां होती हैं, क्योंकि प्रकाश आसानी से फर्श तक पहुंच जाता है। सागौन, साल और ऐन भारत के पर्णपातीय जंगलों में पाए जाने वाले पेड़ों के कुछ उदाहरण हैं। यानी साल, ऐन, ये जो है ये पर्णपातीय वनों में पाए जाने वाले कुछ पेड़ हैं, यानी आप इन्हें पेड़ के उदाहरण के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप इन्हें याद कर सकते हैं। भारत में पर्णपातीय जंगलों में बाघ, चीता, भौंकने वाली हिरण, फ्लाईकेचर और हॉर्नबिल जैसे जानवर भी पाए जाते हैं। यानी जो पर्णपातीय वन होते हैं उनमें हम ये सारे जो जानवर हैं वो देख सकते हैं। बाघ, चीता, भौंकने वाली हिरण और फ्लाइंग केचर और हॉर्नबिल, ये जो है ये सारे ही हम जानवर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अब हम देखेंगे भारत के अर्ध शुष्क और शुष्क क्षेत्र में कटीले और झाड़ीदार वन पाए जाते हैं। यह कम और बहुत कम वर्षा वाले क्षेत्र होते हैं। यानी भारत के अर्धशुष्क और शुष्क क्षेत्रों में कटीले और झाड़ीदार वन पाए जाते हैं और ये बहुत कम वर्षा वाले क्षेत्रों में होते हैं। इन वनों में ज़ीरोफाइटिक पौधे पाए जाते हैं। यानी इन वनों में जो पाए जाते हैं पौधे उन्हें ज़ीरोफाइटिक कहा जाता है, जो कि जल की कमी में भी जीवित रह सकते हैं। दूसरी ओर कई पेड़ों की जड़ें लंबी और गहरी होती हैं, जो इन्हें जमीन के नीचे जल तक पहुँचने में मदद करती हैं। बबूल, खेजड़ी और बेर जैसे वृक्ष प्रजातीय केदार जंगलों में पाए जाने वाले पौधों के कुछ उदाहरण हैं। कटीले जंगलों के जीवों में ब्लैकबक, चिंकारा, सांभर और मांटिकल छिपकली जैसे प्रमुख जानवर हैं। ये सभी जानवर भी हम यहाँ देख सकते हैं कांटेदार वनों में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे है हमारा मैंग्रोव वनों में
उष्णकटिबंधीय और उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में तटीय अंतर्जीवारीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले पेड़ और झाड़ियां शामिल हैं। यह सभी पेड़ कम ऑक्सीजन वाली मिट्टी वाले इलाकों में होते हैं, यानी यहाँ पर ऐसे पेड़ पाए जाते हैं जिन्हें कम ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। मैंग्रोव वनों में जड़ों का घना जाल होता है, जो जाल के ऊपर खंभों पर खड़े पेड़ों का अभाव करते हैं। यानी मैंग्रोव वन जो होते हैं वहाँ बहुत सारे जाल होते हैं, यानी जाल का मतलब है जड़ों के इस तरह से जाल बने हुए होते हैं, जिससे प्रतीत होता है कि पेड़ जो है वो खंभे पर खड़े हैं, जाल के खंभे पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आप इसमें लिख सकते हैं, पश्चिम बंगाल में सुंदरवन भारत में मैंग्रोव वन का एक उदाहरण है। यानी सुंदरवन जो है ये मैंग्रोव वन है जो कि हमारे पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। मैंग्रोव वन समुद्री तट के स्थिरीकरण के मदद करता है और तूफानी लहरों, धाराओं, लहरों और ज्वार भाटा से होने वाले संकटों को रोकता है। यानी ये सभी संकट रोकने के काम आता है मैंग्रोव वन। आई होप आपको अच्छे से मैंग्रोव वन समझ में आ गया होगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे आगे, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है, यानी नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है हमारा, अब हम देखेंगे टुंड्रा पारिस्थितिकी तंत्र। अभी हमने एक पारिस्थितिकी तंत्र देखा, अब हम दूसरे को देखेंगे जो है हमारा टुंड्रा पारिस्थितिकी तंत्र। चलिए इसको देखते हैं। टुंड्रा पारिस्थितिकी तंत्र चरम उत्तरी अक्षांश में पाए जाते हैं। यानी ये जो है ये चरम उत्तरी अक्षांश पे पाए जाते हैं, जहां मौसम के अनुसार बर्फ पिघलती है। दूसरी ओर अल्पाइन टुंड्रा पर्वतों की ऊंचाई पर विशेष रूप से वृक्ष रख के ऊपर पाए जाते हैं। आर्टिक टुंड्रा में सर्दी लंबी और गंभीर होती हैं, दूसरी ओर गर्मी या छोटी होती हैं। यानी यहाँ जो है यहाँ सर्दी जो होती हैं वो बहुत लंबी होती हैं और बहुत ज़्यादा बर्फ वाली होती हैं, और जो गर्मियाँ होती हैं वो छोटी होती हैं। टुंड्रा पारिस्थितिकी तंत्र में वर्षा भी कम होती है, और यहाँ जो वर्षा होती है वो भी बहुत कमी के साथ में होती है। टुंड्रा पारिस्थितिकी तंत्र की विशेषता का कम प्रजाति विविधता और निम्न प्राथमिक उत्पादकता है। यानी यहाँ कम प्रजातियां पाई जाती हैं, निम्न प्राथमिक उत्पादकता होती है। टुंड्रा की प्रमुख वनस्पति है कई लाइकेन घास और घास जैसे सेज आदि, ये सभी यहाँ की वनस्पति है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे और यहाँ के देखेंगे कुछ जानवर, यानी कौन कौन से जानवर यहाँ पाए जाते हैं। तो यहाँ पर भेड़िया पाया जाता है, ले पाए जाते हैं, और लोमड़ी और बर्फीले उल्लू यहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, अगर जानवरों की बात करें तो ये सारे जानवर यहाँ पाए जाते हैं। जलवायु परिवर्तन टुंड्रा पारिस्थितिकी तंत्र के लिए गंभीर खतरा पैदा कर रहा है। यानी जो हमारा जलवायु परिवर्तन हो रहा है, हमारी जो गर्मी है वो बढ़ती जा रही है, तो ये टुंड्रा पारिस्थितिकी परितंत्र के लिए एक गंभीर जो खतरा है वो सामने आ रहा है इसके लिए। ठीक है, अब देखिए इसके अंतर्गत हम क्या देख सकते हैं। अब इसके अंतर्गत आप लिख सकते हैं घास के मैदान, भूदृष्टि की एक विस्तृत विविधता, जहां बिखरे वृक्षों के पास घास की प्रजातियों के प्रभुत्व होते हैं। घास के मैदानों को अलग अलग महाद्वीपों पर अलग अलग नाम दिए जाते हैं। यानी देखिए हर कहीं घास के मैदान हैं और हर महाद्वीप पर उन्हें अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। यानी घास के मैदानों के भी नाम किए गए हैं और अलग अलग महाद्वीपों पे अलग अलग नाम से उन्हें जाना जाता है। जैसे कि दक्षिण अफ्रीका में पंपास कहा जाता है, मध्य यूरेशिया में स्टेपेज कहा जाता है, अफ्रीका में संवाना कहा जाता है। घास के मैदान उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्षा वनों को सहारा देने के लिए पर्याप्त नहीं है। ठीक है, वहां क्या पाए जाते हैं, घास के मैदान पाए जाते हैं। घास के मैदानों को दो भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला है हमारा उष्ण कटिबंधीय और दूसरे हैं हमारे शीतोष्ण वन। ठीक है, उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान साल भर गर्म रहते हैं। उष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों का एक उदाहरण अफ्रीका में सवान है। यानी देखिए जो उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान होते हैं वो हमेशा गर्म रहते हैं, और इसके एक उदाहरण में आप अफ्रीका का सवान लिख सकते हैं। इन घास के मैदानों में जिराफ, जेबरा, गैंडा, शेर, कड़बग्गे और हाथी जैसे जानवर पाए जाते हैं। ठीक है, समशीतोष्ण घास के मैदान उष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों की तुलना में कम वर्षा वाले होते हैं। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ेंगे। आगे हम देखेंगे घास के मैदान मौसम के अनुसार बदलते रहते हैं। यानी जो घास के मैदान होते हैं वो मौसम के अनुसार बदलते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं। भारत में घास के मैदानों का उदाहरण में हिमालय चरागा बेल्ट शामिल है। यानी अगर भारत की बात करें तो भारत में इसका एक उदाहरण हिमालय चरागा बेल्ट लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आगे अब हम देखेंगे हिमालय जानवरों को अपने निवास स्थान के रूप में घास के मैदान और जंगलों दोनों की आवश्यकता होती है। यानी देखिए जो भी जानवर होते हैं उन्हें घास के मैदान जो है उनके घरों के लिए आवश्यकता होती है, जंगलों के लिए आवश्यकता होती है। और एक अन्य उदाहरण तराई है।
यानी अगर मैं एक और उदाहरण दूं तो आप तराई का उदाहरण लिख सकते हैं, जिसमें साल वन के बीच बीच में लंबी घास के पेच हैं, यानी साल वन के बीच बीच में बहुत लंबे लंबे घास के पेच पड़ते हैं। एक अन्य प्रकार का घास का मैदान पश्चिमी भारत, मध्य भारत और दक्कन के अर्ध शुष्क मैदान में कटीले जंगल के साथ पाया जाता है। इसके अलावा भारत में शोला घास के मैदान भी हैं, जो पश्चिमी घाट, नीलगिरी और अन्नामलाई पर्वतों पर शैला जंगलों से सटे पहाड़ियों पर घास की पेच में मिलकर बने हैं। यानी देखिए अगर हम और उदाहरण दें तो नीलगिरी हो गया, अन्नामलाई की पहाड़ियां हो गई, इन सभी में हम घास के मैदान देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे मरुस्थलीय परिस्थितिकी तंत्र। जो मरुस्थलीय परिस्थितिकी तंत्र होता है, अब हम उसको देखेंगे। एक रेगिस्तान एक परिस्थितिकी तंत्र है जो कम या बहुत कम वर्षा प्राप्त करता है। यानी जो एक रेगिस्तान है वो भी तो परिस्थितिकी तंत्र है, जिसमें बहुत कम वर्षा होती है, जिसमें सिर्फ 12 सेंटीमीटर से कम ही वर्षा होती है। 12 सेंटीमीटर तक भी नहीं जाती, 12 सेंटीमीटर से कम ही वर्षा रहती है। भारत में रेगिस्तान और अर्ध शुष्क क्षेत्र पश्चिमी भारत और दक्कन के पठार में पाए जाते हैं। यानी अगर हम भारत की बात करें तो अर्धशुष्क जो क्षेत्र हैं वो पश्चिमी भारत और दक्कन में पाए जाते हैं। राजस्थान का थार रेगिस्तान भारत का एक विशिष्ट रेगिस्तान का उदाहरण है। अगर हम भारत में रेगिस्तान का उदाहरण दें तो थार जो रेगिस्तान है वो भारत का एक उदाहरण के रूप में आप लिख सकते हैं। आसपास के अर्धशुष्क क्षेत्र में बबूल और खेर जैसी झाड़ियाँ और पेड़ों की कुछ प्रजातियां पाई जाती हैं। और देखिए जब भी हम अर्धशुष्क या शुष्क इलाके की बात करते हैं तो वहाँ मोस्टली बबूल के पेड़ देखने को मिलते हैं, क्योंकि बबूल के पेड़ कम वर्षा वाले या कम पानी के क्षेत्र में हो जाते हैं। थार मरुस्थल के अतिरिक्त भारत में 2 और मरुस्थलीय परितंत्र हैं। यानी थार मरुस्थल के अलावा भी भारत में 2 और मरुस्थल हैं, यानी रेगिस्तान है, जिसे शीत मरुस्थलीय लद्दाख में पाया जाता है। यानी एक है शीत मरुस्थलीय जो कि लद्दाख में पाया जाता है, जो हिमालय के उच्च पठार पर स्थित है। दूसरा है गुजरात के कच्छ के बड़े और छोटे रण में अत्यधिक विशिष्ट शुष्क क्षेत्र पाए जाते हैं। यानी दूसरा जो है वो गुजरात के कच्छ में पाया जाता है। ठीक है, आगे अब हम देखेंगे मानसून के दौरान ये क्षेत्र नमक दलदल में परिवर्तित हो जाते हैं, क्योंकि ये समुद्र से सटे निचले क्षेत्र होते हैं। क्योंकि देखिए ये जो क्षेत्र है ये मानसून यानी वर्षा के टाइम पे नमक दलदल में परिवर्तित हो जाते हैं, क्योंकि ये जो है ये समुद्र से सटे हुए हैं, समुद्र के पास में, इसीलिए ये नमक के दलदल में चेंज हो जाते हैं। कच्छ का छोटा रण ही एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जहां भारत में जंगली गधा पाया जाता है। यानी कच्छ के रण में ही, जो कच्छ का छोटा रण है उसी में ही जंगली गधा पाया जाता है और कहीं नहीं पाया जाता। ठीक है, क्षेत्र रेगिस्तानी बिल्ली, रेगिस्तानी लोमड़ी, भारतीय भेड़िया और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और फ्लोरिकन जैसे दुर्लभ जानवरों की कई प्रजातियां घर करती हैं। यानी यहाँ पर हम कई प्रजातियां देख सकते हैं, यानी रेगिस्तानी बिल्ली और भारतीय भेड़िया, ये सभी यहाँ जानवर देखने को मिलते हैं। ये सारे ही जानवर हमें दुर्लभ प्रजाति यहाँ देखने को मिलती हैं। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है जलीय परिस्थितिकी तंत्र। यानी अभी हमने जो देखा वो हमने जमीनी वाला परिस्थितिकी तंत्र देखा, यानी भूमि वाला। अब है हमारा जलीय परिस्थितिकी तंत्र, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आई होप आपको सारी ही वीडियो समझ में आ गई होगी, सारी ही चीज़ें, सारे ही पॉइंट समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो या फिर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर रिप्लाई दूंगी। एंड फॉर मोर कनेक्टिविटी आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी को भी चेकआउट कर सकते हैं फॉर मोर कनेक्टिविटी। यहाँ पर आपको और भी अपनी सब्जेक्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। मैं जो भी वीडियो डालूंगी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी और आप उसे इजीली देख पाएंगे। एंड अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आप मेरी मोर वीडियोस देख पाएँ और अच्छे से अपनी स्टडी कर पाएँ। और आप मेरी वीडियो को लाइक भी ज़रूर करना। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।